हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करेक्ट सीएससी। फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित तिवारी है और आज हम भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी कल जो है इन पर इनकी नियुक्ति हुई है, हमारे भारत के राष्ट्रपति ने किया है, एक नए जो है कैग की नियुक्ति हुई है। तो इन सब को लेकर के हम जो है डिटेल से डिस्कशन करेंगे। थोड़ा इनकी जो है पृष्ठभूमि हम देखेंगे, क्या जो है इससे रिलेटेड है, अभी न्यूज़ में क्यों था वो आप जानते ही हैं। एंड इसके अलावा जो है हम ये देखेंगे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, संविधान में क्या इससे रिलेटेड जो है आर्टिकल हैं, क्या प्रोविजन्स हैं। एंड व्हाट इज वर्क एंड फंक्शन और पावर, इनके जो है कार्य क्या है, शक्तियाँ क्या हैं, और फिर इनकी जो है फंक्शन क्या है पूरी चीज़। और इसके अलावा व्हाट इज द इशू एंड क्रिटिसिज्म, मुद्दे क्या हैं इनसे संबंधित, और फिर इनकी जो है आलोचना क्यों की जाती है। और लास्ट हम ये देखेंगे व्हाट शुड बी डन, होना क्या चाहिए, एक जो है मानक प्रक्रिया, एक आदर्श कंडीशन, एक आइडियल कंडीशन क्या हो। और लास्ट में कंक्लूजन। इन सब पे जो है डिटेल से डिस्कशन करेंगे, तो आप जो है इसको देखिए। फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो अभी हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, इनको जो है भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक पद पर नियुक्त किया गया है। और दूसरा ये कि कैग जो है ये हमारे भारत के जो संवैधानिक पूरा हायरार्की नहीं, लेकिन जो एक नियुक्तियों का जो एक प्रक्रिया है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं वो एक राजनीतिक जो है पूरा अनुक्रम हो गया। और अगर हम इससे इतर देखें, बिना जो राजनीतिक होते हैं तो उसमें पहले होते हैं महान्यायवादी, उसके बाद जो है कैग की ही दूसरा पद आता है। तो हमारे जो संविधान में है, एक कैग जो है भारत सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण पद है, जो देश की समस्त वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण रखता है केंद्र व राज्य स्तर पर। ये जो है अनुच्छेद 148 में दिया गया है। अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक इसमें ही जो है कैग के बारे में, कैग के स्थापना, उसकी शक्तियाँ और उसके कार्य, इन सब का डिस्कशन किया गया है। और ये जो हमारे कैग का प्रोविज़न लिया गया है, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, कोई नया नहीं कि हमारे संविधान में था, पहले से ही जो 1935 में जब ब्रिटिश थे वो एक्ट बना था, तो उसी से इसको जो है लिया गया है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के द्वारा या भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा कैग का अलग से पद सृजित किया गया, तो वो गलत होगा। आप ये जानिएगा कि पहले से ही था। और एक जो स्टेटमेंट है ये कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कैग के पद का काफ़ी महत्व है, क्योंकि आप वैसे भी एनालिसिस कर पाते होंगे कि फाइनेंशियल जो हमारी पूरी सिस्टम है, जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उस पर कैग का नियंत्रण होता है। और अगर हम देखें तो ये भारत सरकार व राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र के जो हमारे यहाँ जो तीन हैं, एक भारत सरकार है और राज्य हैं और संघ राज्य क्षेत्र हैं, इनकी जो संचित निधि होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इससे किए गए व्यय की ये जांच करते हैं कि खर्च कहाँ किए, और यह जो है बताना कि जिस उद्देश्य के लिए धन का व्यय किया गया है, जिस उद्देश्य के लिए एक्सपेंडिचर किया गया है, वह वास्तव में हुआ है या नहीं हुआ है। आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि कई बार मान लीजिए जिस उद्देश्य के लिए धन लिए गए थे, खर्च करना था, वो उस उद्देश्य के लिए खर्च हुआ ही नहीं, तो इस तरीके से। और दूसरा आकस्मिकता निधि जो भारत सरकार की है, उसकी ये जांच कर सकते हैं। लोक लेखा की जो निधि है, उससे जो सभी व्यय आते हैं उसका परीक्षण कर सकते हैं। पब्लिक अकाउंट मतलब यही संचित निधि। और भारत सरकार की किसी भी जो है, भारत सरकार जो व्यापार करती है, ट्रेड, या भारत सरकार की जो कंपनियां हैं और विनिर्माण हैं, निर्माण सेक्टर में जो सरकार काम करती है, जैसे डैम का निर्माण कर रही है सरकार, किसी जो है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में निर्माण करी जिससे सरकार को बेनिफिट होने वाला हो, तो उस पर ये बताते हैं कि सरकार की लाभ हुई या हानि हुई, इस पर पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट वो देते हैं। और संघ राज्य की जो है आय व्यय की भी जांच करते हैं कि इनका आय जो हो रहा है उसी हिसाब से व्यय कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कहीं अन्य जगह सरकार तो पैसा नहीं खर्च कर रही, कहीं अपने राजनीतिक हित के लिए तो पैसे नहीं खर्च कर रही, या फिर मतदाता को परसुएट करने के लिए, तो इन सब चीज़ों को ये ध्यान रखते हैं। और सरकार के कानून द्वारा स्थापित जो कंपनियां हैं उन पर भी ये रिपोर्ट निकालते हैं। हालांकि इस पर थोड़ा सा डिस्प्यूट है, जिसको हम आगे देखेंगे। और कैग का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आप ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आमतौर पे हमारे यहाँ जो राजनीतिक सरकारें चुनती हैं, सरकारें बनती हैं, उसमें भी 5 वर्ष का ही उनका कार्यकाल होता है, या फिर और भी जो जैसे राज्यपाल हुए तो ये भी 5 वर्ष के लिए होते हैं। हालांकि उनका पद बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो कैग हैं इनकी नियुक्ति
6 वर्ष के लिए होती है या फिर 65 वर्ष, यानी कि अगर 65 वर्ष वो उम्र क्रॉस कर रहे हैं तो फिर उनको पहले ही जो है पद से हटा दिया जाएगा। और अगर 6 वर्ष के लिए वो हैं, आमतौर पर सरकार क्या करती है कि डायरेक्ट 6 वर्ष के लिए किसी व्यक्ति को नहीं, लेकिन 2-3 साल के लिए, 2 साल के लिए नियुक्त करती, ताकि वो फिर किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर देती हैं। और कैग जो है, कैग की नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इन्हें जो है हटा नहीं सकते राष्ट्रपति, क्योंकि उनके पास ये पावर नहीं है। उसके लिए संविधान में प्रक्रिया दी गई है कि कैग को हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, सेम जो है प्रोसेस अपनाया जाएगा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाया जाता है। अर्थात संसद के द्वारा जो है समावेदन, मतलब एक रिपोर्ट जो है उसके द्वारा, एक पूरी महाभियोग उसको कह लीजिए, उसी प्रक्रिया के द्वारा इनको हटाया जाएगा, जिसमें 2 जो है उसके बेसिक्स हैं कि पहला साबित कदाचार और दूसरा असमर्थता। साबित कदाचार का तात्पर्य यह हुआ कि उन पे कोई आरोप लगाया गया था और वो आरोप साबित हो जाता है कि इन्होंने, इनके अंदर ये जो आरोप लगा वो सही है। और दूसरा असमर्थता, यानी कि कोई ऐसी वो जो है विवाद रहा हो जिसको, या फिर वो असमर्थ हो वो कार्य ही करने के लिए, तो ये हुआ। और कार्य के दौरान इनकी सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी यानी कि कोई नॉन बेनिफिशियल परिवर्तन नहीं किया जा सकता, कि जैसे कैग अपने पद पे नियुक्त हैं तो सरकार उनको डराने धमकाने के लिए उनके जो है मान लीजिए जो है सैलरी में कटौती कर दे, इन सब तरीके का सरकार कोई कार्य नहीं कर सकती। यानी कि ये कुल मिला के उनकी स्वतंत्रता के लिए है कि वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और राष्ट्रपति को ये जो है क्या करेंगे कि अपना त्याग सहित, हस्ताक्षर सहित जो है अपना त्याग पत्र देके पद भी त्याग सकते हैं। अगर ये पद पे नहीं कार्य करना चाहते तो अपना जो है पद त्याग कर सकते हैं। और वेतन जो है वो संचित निधि से दिया जाएगा, और ये सुप्रीम कोर्ट के जो जज का वेतन होता है उनके ही बराबर होगा। अन्य जो सेवा शर्तें हैं एवं कार्य हैं उसके लिए संसद ने जो है एक अधिनियम बनाया था, नियंत्रक लेखा परीक्षक अधिनियम 1971। इसके तहत जो इसमें शर्तें लिखी गई हैं। और वैसे ये भारत के सचिव स्तर के एक अधिकारी माने जाते हैं, यानी कि जो उनके लिए प्रोविजन होते हैं वो आमतौर पे कैग के लिए भी होते हैं। और सेवा से मुक्त होने के बाद ये भारत सरकार के किसी भी कोई भी पद पर धारण नहीं कर सकते। आमतौर पे ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे पद हैं जो अपने रिटायरमेंट के बाद या फिर इस पद से जो है अपने सेवा समाप्ति के दौरान वो नियुक्त नहीं हो सकेंगे। तो उसमें कैग भी एक महत्वपूर्ण पद है, ये आप ध्यान रखना। ये कहीं भी जो है सरकार के किसी भी पद पर नियुक्त नहीं हो सकते। और अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें इनका इंग्लैंड के जो है जो कैग होते हैं उनसे, जो क्योंकि वहीं से प्रक्रिया ली गई थी, तो इंग्लैंड में क्या है कि जो इंग्लैंड में कैग है वो लोक धन की जो प्राप्ति होती है उसके आय, उसके बे पर ये नियंत्रण रखते हैं। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। और यह सुनिश्चित करता है कि समस्त जो लोक राजस्व आया है सरकार के पास, जो मतलब टैक्सेस आए हैं सरकार ने कलेक्ट किए हैं, लोगों जो रेवेन्यू उसके पास आया है, वो क्या हो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड, यानी कि जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है तो ऐसे ही इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड में ही जमा हो, क्योंकि सरकार का रिजर्व वही जमा होता है तो वहीं पर जमा होना चाहिए। और दूसरा अगर हम देखें उसको कंपेयर में, तो भारत में ऐसा कोई कैग को अधिकार है नहीं। कैग सिर्फ लेखा परीक्षा करता है। और इंग्लैंड में क्या है, कैग के परमिशन से ही धन खर्च किया जाता है, कि जैसे मान लीजिए कहीं धन खर्च करना है तो उसमें कैग की भी एक अनुमति ली जाती है। संसद की तो ली ही जाती है और कैग की भी ली जाती है। तो ये चीज़ें हैं, ये हमें ध्यान रखना है कि अगर हम कंपेयर में मेंस में लिख रहे हैं आंसर, तो थोड़ा सा ये पॉइंट 2-3 पॉइंट लिख करके हम अपने आंसर को इफेक्टिव बना सकते हैं। अब इशू क्या है, क्रिटिसिज्म क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। क्योंकि कैग को कहा जाता है कि क्या यह अधिकार है कि जिस धन के लिए जिस धन का दुरुपयोग हुआ है वो उसकी आलोचना करते हुए सुझाव दे। क्योंकि आमतौर पे कैग को जो अधिकार है वो लेखा परीक्षण का है। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसके लेखा परीक्षण में और उसकी रिपोर्ट में पता चला कि जिस उद्देश्य के लिए धन लिया गया था उस उद्देश्य के लिए खर्च नहीं हुआ, तो क्या वो उसकी आलोचना करे और सुझाव दे? ये एक विवाद का मुद्दा है। आप भी जो है बताइएगा कमेंट में कि क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और इसके इस संबंध में परंपरागत दृष्टिकोण क्या है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है क्या होता है कि कैग भी अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखता है कि जब भाई आखिरकार जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो उद्देश्य के लिए, जैसे सरकारें अभी क्या है सब सब्सिडी जो है, सब्सिडी पे तमाम पैसे खर्च कर रही हैं। क्या सब्सिडी जो है तार्किक है? इसको लेकर के एक विवाद है। आज जो
जो है भारतीय जो हमारे विश्लेषक हैं या फिर जो एक विशेषज्ञ का पूरा समूह, उसमें चर्चा का विषय कि सरकार को क्या सब्सिडी देना चाहिए, क्या सरकार को जो है बड़े पैमाने पे ऐसे कोई धन खर्च करने चाहिए। तो ये एक मुद्दा है। दूसरा कि क्या कैग को सरकार के उन औद्योगिक उपक्रमों की जांच का अधिकार होना चाहिए जो सरकार के किसी कानून द्वारा स्थापित हों। आप देखिए कि जो भी सरकार के उपक्रम है, सरकारी जो कंपनियां हैं, इनमें किस तरीके से सीपीएसई हैं जो इनमें किस तरीके से प्रॉब्लम है। आज सरकार देखिए इनका इसीलिए तो जो है रणनीतिक विनिवेश कर रही है, इनको जो है निजीकरण कर रही है, इनको अन्य लोगों के हाथ में सौंप रहे हैं क्योंकि ये इफिशिएंट तरीके से कार्य नहीं कर पा रहे थे। और इसी संबंध में क्या होता है कि कैग को जो है अनुमति सरकार ने नहीं दे रखा है कि आप जो है कंपनी औद्योगिक जो हैं संस्थान हैं उनका भी परीक्षण करें, क्योंकि अगर उनका करेंगे तो फिर वो रिपोर्ट जो है प्रकाशित होगी, क्योंकि ये अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति संसद में इनकी रिपोर्ट रखाते हैं, तो जनता के सामने आएगा, तो इससे सरकार की आलोचना होगी। तो इसलिए सरकार भी कहती है कि इनको जो है ऐसी अनुमति नहीं होनी चाहिए क्योंकि इनके पास कोई जो है औद्योगिक अनुभव नहीं होता है। हालांकि इसमें आइडियल कंडीशन ये है कि जो है उनको औद्योगिक संस्थानों के भी परीक्षण का अधिकार होना चाहिए। देखिए अगेन मैं आपसे ये बात कह दूं कि कैग की रिपोर्ट का बहुत ज़्यादा महत्व है। पिछली जो 2014 में सरकार नई गवर्नमेंट आई, उसके पहले जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उसके ना आने में एक कैग की रिपोर्ट का भी बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ, कोयला आवंटन घोटाला हुआ, इन सब का लेकर के कैग ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया था, जिसको लेकर के काफ़ी जो है बड़े पैमाने पे भारतीय जनमानस में ये जो है मुद्दा बन गया। और अगर हम देखें कि थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको बताऊं तो 2008 में जब 2G स्पेक्ट्रम की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें ये था, सरकार ने किया था कि पहले आओ पहले पाओ, यानी कि जो पहले आएगा उसको ही मिलेगा आवंटन। तो इसको क्या हुआ, कैग ने अपनी रिपोर्ट में सही नहीं माना, बोला कि दिस इज नॉट फेयर, एंड उसने ये बताया कि नीलामी के तहत होना चाहिए। देखिए ये तो कोई मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल ऐसे ही हम समझ लें कि क्या मंदिर में कोई प्रसाद तो बट नहीं रहा है कि पहले आप आइए पहले आपको मिलेगा। अरे सरकार की एक प्रक्रिया है, 2G स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम की नीलामी हो रही है, तो नीलामी होना एक बाई प्रोसेस से हो कि ऐसे जो पहले आए पहले, और इसका निर्धारण कौन करेगा कि कौन पहले आया कौन। मान लीजिए आपके घर पे कोई व्यक्ति आया और उसके बाद भी कोई व्यक्ति आया, दिन में 10 व्यक्ति आए, तो ये अंतिमता निर्धारण करने की शक्ति आपके पास ही होगी ना कि कौन आया कौन नहीं आया, क्योंकि वो लाख कहे कि मैं आया था पहले, लेकिन आप उसकी बात उसके इस दावे को नहीं मान सकते हैं। और कैग ने बताया कि अगर सरकार ये प्रक्रिया अपनाती तो उसका 1,70,000 जो है हजार करोड़ रुपए का लाभ होता। 1,70,000 करोड़ ये बहुत बड़ी रकम है सरकार के लिए, तो ये जो है लाभ होता। और इसके अलावा कोयला आवंटन को जो है लेकर भी यही सुझाव दिया था। हालांकि देखिए कैग की रिपोर्ट के ही महत्व को हम यहाँ समझ सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में नहीं कहा कि उसने कैग की रिपोर्ट को बेस बनाया, लेकिन उसने जो है आवंटन को रद्द कर दिया। और 2G स्पेक्ट्रम में आप देखिए घोटाला किस तरीके से कितने बड़े पैमाने पे भारत में माना जा रहा है। आज भारत के पूरे जो है हमारे जब तक देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा जो है घोटाला माना जाता है 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, और जो है ये कोयला आवंटन का घोटाला। कोयला आवंटन घोटाला 1 लाख करोड़ रुपए का था, जो सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है। और हालिया विवाद जो है अगर हम देखें तो पिछले वर्ष क्या हुआ था कि सरकार राफेल जो ये भी राफेल कुछ दिन पहले आया भी है, तो राफेल की जो कीमत थी वो सरकार ने नहीं बताया, जबकि इससे पहले जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसने राफेल की कीमत पार्लियामेंट में बताया था। और इसको जब नहीं बताया तो इसने कैग लोगों को ये उम्मीद था कि कैग अपनी रिपोर्ट में ये बात बताएगा कि एक राफेल सरकार ने कितने का खरीदा, लेकिन कैग ने भी सरकार के इस दृष्टिकोण का, यानी कि सरकार ने जो नहीं बताया रिपोर्ट, उसका समर्थन किया, जो कि रिडक्टिंग प्राइसिंग से संबंधित था। दरअसल होता क्या है कि जब भी भारत के जैसे जो डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हम आयात करते हैं किसी विदेश से, और उनके जो रेट जो है प्रदर्शित जब किया जाता है या फिर कैग को जब उससे संबंधित कागजात सौंपे जाते हैं, तो उससे पहले हमारे यहाँ उस मंत्रालय को निर्णय लिया जाता है कि क्या इससे संबंधित जो सूचना है उसको पूरे पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो सरकार के पास ऐसे कई क्लॉज हैं कि जिनके तहत वो ऐसा करने से मना कर सकती है, तो इसलिए सरकार ने उसको नहीं बताया। तो इसको लेकर के कैग की आलोचना की गई कि मतलब एक तरीके से आप सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन कर रहे हैं तो ये गलत है, जबकि जनता यानी कि लोकतांत्रिक देश में क्या होना चाहिए कि जो है पूरी जनता के सामने ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जनता को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और कुछ लोगों का ये कहना है कि कैग का विस्तारीकरण किया जाए। देखिए कैग का भी क्या है कि ए सिंगल पर्सन इसमें नियुक्त होता है, तो इसलिए उनका ये तर्क है कुछ
विश्लेषक का कि इसका विस्तारीकरण किया जाए। एक बड़ा समूह, देखिए जब बड़ा समूह होगा तो उसमें अगर कोई विवाद होगा तो उसको लेकर के पूरी एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि आमतौर पर उससे सभी लोग सहमत नहीं होंगे, तो इसलिए जो भी उसमें प्रोसीजर अपनाया जाएगा वो सहमति के साथ अपनाया जाएगा। अब हम देखते हैं व्हाट शुड बी डन एंड कंक्लूजन, होना क्या चाहिए। तो देखिए सरकार को विवाद रहित व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया चाहिए, क्योंकि कैग का अत्यधिक महत्व का पद है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो डिस्प्यूटेड ना हो, मतलब अच्छा व्यक्ति हो, और इसके अलावा सरकार का भी वो बहुत ज़्यादा खास ना हो। ठीक है, हालांकि होता यही कि सरकार के जो खास होते हैं उन्हीं को नियुक्त किया जाता है। और दूसरा ये कि कैग के ऑडिट का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि उन कंपनियों तक भी सरकार को जो है इसके दायरे को बढ़ाया जाना चाहिए। और साथ ही जो हमारे संविधान निर्माताओं ने कल्पना किया था वह वास्तव में उसे अधिकार दिया जाए। उन्होंने कल्पना क्या किया था इसको अभी हम आगे बताएंगे। और जैसे उसे लेखा परीक्षक का अधिकार है, नियंत्रक का नहीं, ये यही एक विवाद है कि उसके नाम तो जो शुरू होता है कि नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, जबकि उसके क्या अधिकार क्या है, सिर्फ लेखा परीक्षण का है, ना कि नियंत्रक का। और लेखा परीक्षक के लिए हम शब्द यूज करते हैं, अगर आप इंग्लिश वर्ड देखेंगे तो ऑडिटिंग, एंड लेखांकन के लिए हम यूज करते हैं अकाउंटिंग। तो जो कैग है उसको अकाउंटिंग का जो अधिकार नहीं है, ऑडिटिंग का है, जबकि होना क्या चाहिए, जो है अकाउंटिंग का भी होना चाहिए। अकाउंटिंग का अधिकार किसको है, जो सरकार के मिनिस्ट्रीज हैं, जो विभाग हैं, उनको यह अधिकार है। और अब हम देखते हैं कंक्लूजन क्या होना चाहिए। तो देखिए कैग का जो पद है भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण पद है, और संविधान ने उसे भारत के संचित निधि से जो है धन के परीक्षण का अधिकार दिया है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार है। मान लीजिए एक आप हाइपोथेटिकल में आपको सिचुएशन दे रहा हूँ, आप कल्पना कीजिए कि हमारी जो सरकारें हैं वो संवैधानिक मूल्यों के अनुसार नहीं कार्य कर रही हैं, थोड़ा सा उससे हटकर कार्य कर रही हैं। तो कैग एक ऐसा पद है जो सरकार के उस दृष्टिकोण को बता सकता है और जनता के सामने रख सकता है कि ये सरकार ने जो है जो धन था आपका जनता का, उसका गलत तरीके से प्रयोग हुआ है। तो एक तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों को ही अप्रत्याशित तरीके से बनाए रखने के लिए किया गया है। और कैग के बारे में हमारे जो संविधान निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, जिसको आप सीधा का सीधा जो है अपने जो है आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। उन्होंने कहा था कि यह भारत के सार्वजनिक धन का नियंत्रक, देखिए शब्द उन्होंने क्या यूज किया था, नियंत्रक होगा, और उसका कर्तव्य होगा कि वह संचित निधि से जो धन खर्च हो रहा है वह विधानमंडल के वह विधि के अनुसार हो, यानी कि संसद हो या विधानसभा हो तो उसकी जो है विधि या उसकी प्रक्रिया हो उसके अनुसार हो। ऐसा नहीं कि किसी को धन आवंटित कर दिया जाए। और दूसरा वो विधि के अनुसार हो, कि जो प्रोसेस हो उसी के अनुसार किया जाए। ये नहीं कि प्रधानमंत्री मान लीजिए सरकार के प्रमुख है तो वो किसी को कह दे कि ये लीजिए और आपको हम इतना धन दे रहे हैं। वह पूरा जो है एक प्रक्रिया के तहत जो है होना चाहिए, और वह स्वतंत्र रूप से काम करे। इसके लिए उसे कार्यपालिका से मुक्त रखा जाना चाहिए। देखिए उन्होंने ये बात इंश्योर किया था कि जो कैग होगा इसके पद को लेकर के डिस्प्यूट होगा, तो इसलिए उसको क्या किया जाए कि एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका से बिल्कुल अलग रखा जाए, पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट रहे। तो फ्रेंड्स आज के इस डिस्कशन में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से बताइए, और प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जो है बेस्ट विशेष जो है कृष्णा जन्माष्टमी, आप लोगों के त्यौहार ये जीवन में खुशियाँ लाए। थैंक यू फ्रेंड्स।